और इसी बीच इसी से जुड़ी एक खबर, जहां पे असद का शव लेने के लिए झांसी नहीं जाएगा परिवार। खबर यह कि रास्ते में रुके असद के नाना और मौसा, पुलिस खुद ही अब प्रयागराज लेकर ये शव आएगी। आपको बता दें, सुरक्षा कारणों की वजह से ये फैसला एहतियात के तौर पे लिया गया है। शव लेने के लिए झांसी अब परिवार नहीं जा रहा है, क्योंकि पुलिस ये शव प्रयागराज लेकर आएगी और उसके बाद सौंपा जाएगा। तो असद का एनकाउंटर झांसी के पास हुआ। खबर यह थी कि मां शाइस्ता जैसे ये खबर सुनेगी सरेंडर कर असद को देखने के लिए आएगी, लेकिन फिलहाल अब तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। तो असद का शव पुलिस लेकर प्रयागराज आएगी। शव को अतीक के ससुर को भी सौंपा जाएगा। करीब 12 बजे पुलिस झांसी से ये शव लेकर निकलेगी और सुरक्षा कारणों से ससुर को ये शव नहीं दिया जाएगा। करीब 12 बजे पुलिस झांसी से शव लेकर निकलेगी। प्रयागराज में अतीक के ससुर को शव सुपुर्द किया जाएगा। कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन होगा अतीक का बेटा असद। तो अतीक का पूरा परिवार टूट चुका है, पूरा परिवार बिखर चुका है और उसके लिए अतीक ने कहा कि मैं खुद ही जिम्मेदार हूं। मेरे कर्मों की सजा मेरे परिवार को मिल रही है। अशरफ से, भाई अशरफ के गले लगकर रोता है और कहता है, अब परिवार को संभालो, परिवार को संभालने का समय आ गया है। मेरे कर्मों की सजा मेरे परिवार को दी जा रही है। तो प्रयागराज में अतीक के ससुर को शव सौंपेगी यूपी पुलिस और फिलहाल झांसी से लेकर ये शव यूपी पुलिस प्रयागराज की तरफ जा रही है। सुरक्षा कारणों की वजह से ससुर को शव झांसी में नहीं सौंपा गया। अब ऐसे में ये फैसला कि प्रयागराज में ही जाकर पुलिस ये शव परिवार को सुपुर्द करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाएंगे। अतीक अहमद कहता है कि मिट्टी में मिलाने के साथ साथ मुझे रगड़ा जा रहा है, मेरे परिवार को रगड़ा जा रहा है और आज हालात देखिए क्या हो गए हैं। बेटे असद को अतीक ने खोया एक बाप के लिए, इससे बुरा क्या हो सकता है। जहां पे परिवार टूट रहा हो, पत्नी यहां वहां भागती फिर रही है, शाइस्ता अभी भी फरार है और बेटे की मौत हो चुकी। तीसरे नंबर का बेटा था असद, जिसका एनकाउंटर हुआ। पहले खबर आती है कि दिल्ली में छिपा बैठा है असद, फिर दिल्ली से अजमेर लखनऊ पहुंचता है और झांसी पे जैसे ही पहुंचता है असद, यूपी एसटीएफ से मुठभेड़ होती है, एनकाउंटर हो जाता है। और फिलहाल जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दरअसल उमेश पाल को जिसने शूट किया था वो असद ही था और आखिरकार एक बड़ी सफलता यूपी एसटीएफ को मिली। उमेश पाल का परिवार ये कहता है कि हमने अपने बेटे को खोया है, हमारे बेटे को गोली लगी है। ठीक उसी तरह अगर अतीक के बेटे को गोली लगेगी तो हमें इंसाफ मिलेगा। और आखिरकार कानून के हाथ लंबे और असद का यहाँ पे एनकाउंटर होता है। उमेश पाल का परिवार कहता है कि हमें इंसाफ मिला, लेकिन सभी शूटर्स को मारा जाए, ढेर किया जाए। तो असद एनकाउंटर की एफआईआर कॉपी में कई बातें सामने आई हैं। पहले बदमाशों ने फायरिंग की, एफआईआर कॉपी में बताया गया। मुठभेड़ में करीब 40 राउंड फायरिंग हुई। पुलिस ने भाग रहे असद गुलाम को रुकने के लिए कहा, लेकिन वो रुके नहीं। बाइक से गिरने के बाद फायरिंग करने लगे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल भी हुए और पुलिस के पास पहुंचने पर दोनों करहा रहे थे, भाग रहे थे। अस्पताल में दोनों को आखिरकार मृत घोषित किया गया जैसे ही गोली लगती है, एनकाउंटर होता है। तो चलिए, इस खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ मेरे सहयोगी अवनीश विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। अवनीश, क्या खबर है मौके से? कहा जा रहा है कि शव परिवार को झांसी में नहीं सौंपा जा रहा है सुरक्षा कारणों की वजह से, अब प्रयागराज में ही इस शव को सौंपा जाएगा। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बात सही है कि सुरक्षा कारणों से बहुत सारे एहतियात बरते जा रहे हैं पुलिस द्वारा। न सिर्फ शवों को लेकर के जो निर्णय लिया गया है, कुछ चीजें इस तरीके की होती हैं जिनमें परिवार की भी भूमिका, पुलिस की भूमिका, प्रशासन की भूमिका सब कुछ रखी जाती है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के खासतौर पर उस इलाके में जहां पर अतीक अहमद का कभी प्रभाव रहा है, उन इलाकों से शव को गुजरना है। उस इलाके में ही वो कब्रिस्तान है जहां असद को दफन किया जाना है। तो ऐसे में उन तमाम इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। यही नहीं बल्कि इंटेलिजेंस यूनिट्स को भी सक्रिय किया गया है। LIU, दूसरी इंटेलिजेंस यूनिट्स जो है, उनके लोग वहां पर उन इलाकों में हैं ताकि किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर
के कोई सिचुएशन खराब ना हो सके। मैं इस वक्त धूमनगंज पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हूं, जहां पर अतीक अहमद और अशरफ को रखा गया है। पूछताछ का सिलसिला लगातार चल रहा है। 4 दिनों की रिमांड है और उसमें जिस तरीके से देर रात जब उसको नैनी जेल से यहाँ लाया गया और पूछताछ का सिलसिला शुरू किया गया तो बहुत सारे सवाल थे। करीब 200 से ज्यादा सवालों की एक फहरिस्त थी जो लगातार अतीक अहमद और अशरफ के सामने रखी जा रही थी। सूत्र बताते हैं कि जब सवालों का सिलसिला शुरू हुआ तब अशरफ भी जो है बेहद नाराज था और अतीक अहमद तो इस तरीके से झल्लाया हुआ था कि वो पुलिस के सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रहा था। बार बार ये कह रहा था कि उसके बेटे की मौत हुई है और उसके बेटे की मौत के दौर में उससे इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की रिपोर्ट आईओ की रिपोर्ट जो कोर्ट के अंदर दाखिल की गई थी और उसमें जिस तरह के बयानात अतीक अहमद और अशरफ के हवाले से दिए गए हैं वो बेहद संगीन है। वो न सिर्फ संगीन इस हत्याकांड को लेकर के हैं बल्कि देश की सुरक्षा को लेकर के बेहद संगीन है। जो बताते हैं कि अतीक अहमद एक तरफ तो एक पूर्व सांसद था, पूर्व विधायक था, लेकिन दूसरी तरफ एक उसकी भूमिका आतंकवादी जैसी थी। मतलब उस संगठनों से उसका संपर्क था जो देश में इस तरीके की आतंकी वारदातों को अंजाम देते हैं, उन माफियाओं अपराधियों से था जो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं, उन बॉर्डरिंग स्टेट्स में वो डिस्टर्बेंस करने वाले लोगों के साथ था जो जिनको दहशतगर्द के रूप में हम देखते हैं। और उन लोगों से उसने इस हत्याकांड को सुलझाने में मदद लेने की कोशिश की थी, अपने बेटे और उसके करीबियों के शूटर्स को बचाने की कोशिश की थी। लगातार अधिकारियों का, लगातार इंटेलिजेंस एजेंसीज का, सिक्योरिटी एजेंसीज का, खासतौर पर यूपी एसटीएफ और यूपी एटीएस की भूमिका इस मामले में बेहद अहम हो जाती है। प्रयागराज पुलिस जहां जमीन पर लगातार काम कर रही थी, वहीं यूपी एसटीएफ ने अक्रॉस यूपी इंटर स्टेट लगातार नेटवर्किंग करना, जो शूटर्स हैं उनको उनकी अरेस्टिंग के लिए छापेमारी करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। वहीं अब यूपी एटीएस की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण हो गई है। जब जिस तरीके के इनपुट्स मिले हैं, खासतौर पर टेरर लिंक जो मिला है अतीक अहमद का, उसको लेकर के एटीएस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस कड़ी में भी अतीक अहमद से लंबी पूछताछ की जानी है और एटीएस भी सवालों की एक लंबी फहरिस्त अतीक अहमद के सामने रखने जा रही है। लेकिन कितना दुखद है एक बाप के लिए जिसने अपने बेटे को खोया है और वो बाप अपने बेटे से मिल भी नहीं पा रहा है। और यही एक वजह है कि अतीक अहमद कह रहा है मेरी वजह से ये सब हो रहा है, मेरे परिवार को संभालो। दूसरी तरफ खबरें ये भी थी कि शाइस्ता, क्योंकि एक माँ अपने बेटे को आखिरी वक्त पे तो जरूर देखना चाहेगी, लेकिन अभी तक शाइस्ता की कोई यहाँ पे खैर खबर नहीं। देखिए, अभी तक तो नहीं खबर है, ये बात सही है कि इस बात की आशंका थी कल देर रात वो सरेंडर कर सकती है। दरअसल हम लोग इसको मानवीय रूप से देख रहे थे और इसलिए ऐसा लगता था कि किसी बाप का दुख हो सकता है, किसी माँ का दुख हो सकता है, लेकिन ये सब के सब अपराधी हैं। इनका समूचा कुनबा अपराधी और अपराध के सिवा इनको कुछ सूझता नहीं। किसको इस अपराध में वो शामिल कर ले, साझा कर ले, हिस्सेदार बना ले, अपना सहयोगी बना ले, कोई भरोसा नहीं। आप देखिए अतीक अहमद ने एक के बाद एक करके पहले अपने सगे भाई को, उसके बाद अपनी पत्नी को, अपने सभी बच्चों को इस गुनाह में जो है शरीक कर लिया और एक के बाद एक आप देखिए 2 लड़के उसके पहले से नैनी और लखनऊ की जेल में बंद हैं, 2 बच्चे बाल सुरक्षण सुधार गृह में हैं, एक लड़का जो है वो इनकाउंटर में पुलिस के मार दिया गया, वो 5 लाख रुपए का इनामिया था। तो जिसने अपने खानदान का एक ऐसा आपराधिक ढांचा खड़ा किया हो तो उसका तो हश्र होना ही था। अतीक अहमद आज फूट फूट कर रो रहा, लेकिन पिछली बार जब वो आ रहा था, पिछली बार जब उसका काफिला साबरमती से प्रयागराज की तरफ आ रहा था तो उसकी अकड़ हेकड़ी ऐसी थी कि वो ये कह रहा था कि काहे का डर। और अब जब स्थितियां बदली, जब कार्रवाई शुरू हुई, पत्नी फरार हो गई, बहनोई जेल में चला गया, बहन सरेंडर की अर्जी लगा रही है, भांजी सरेंडर की अर्जी लगा रही है, समूचा खानदान भी जमींदोज होने की स्थिति में आ गया। एक तरफ उसकी संपत्तियां जमींदोज हो रही थी, उसकी प्रॉपर्टीज कुर्क हो रही थी, लगातार हजारों करोड़ रुपए के उसके आर्थिक काले साम्राज्य पर काला साया उत्तर प्रदेश सरकार का, उसके कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा था। दूसरी तरफ अतीक अहमद एक के बाद एक घुटनों पर बैठता जा रहा था और अब जब उसके आर्थिक साम्राज्य को चोट पहुंचने के साथ उसके भावनात्मक तौर पर जहां उसका परिवार शामिल था उस पर चोट पहुंचाएगी, जो चोट इस बार दिल पर लगी है। और शायद यही वजह है कि कल जब ये खबर अदालत के अंदर अतीक अहमद और अशरफ को मिली तो खड़ा अतीक अहमद बेहोश सा हो गया, अचेत हो गया, कुर्सी पर बिठाया गया और उसके भाई अशरफ ने उसको संभाला। वहां पर वकीलों से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था इतनी मुस्तैद थी, चिल्ला रहा था। झल्लाहट में अशरफ ने यहां तक कहा कि इन वकीलों की जिरा बंद करो, मुझे कमरे से बाहर निकालो। तो इस तरह की परिस्थितियां अदालत के अंदर थी। अब जब पूछताछ का सिलसिला देर रात शुरू हुआ है तो पुलिस को यहां उससे दया दिखाने की जरूरत शायद नहीं है, क्योंकि उनको बहुत बड़ा मामला सॉल्व करना है। एक हत्याकांड ऐसा सॉल्व करना है जिसके
बहाने अतीक अहमद ने एक बार फिर इस इलाके में अपना सिक्का जमाने की कोशिश की थी, अपने बेटे की क्रिमिनल लॉन्चिंग करने की कोशिश की थी। वो मंसूबा तो नहीं कामयाब हो पाया और शायद यही वजह है कि अतीक अहमद, अशरफ हताश हैं, कमजोर हैं और उन्हीं वो साफ परिस्थितियों में तौर यहाँ से इस दिख रहा है जिस तरीके से वो ये कह रहा है कि मेरा पूरा परिवार बिखर चुका है और ये मेरी वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसे में अतीक अहमद लगातार देखिए इस वक्त काफी ज्यादा टूटा हुआ है। ठीक है अवनीश, लौटूंगी आपके पास। उमेश पाल हत्याकांड में बहुत बड़ा खुलासा लगातार हो रहा है। अतीक के कहने पर उमेश की हत्या की साजिश रची गई। खबर यह है कि बरेली जेल में ही उमेश की हत्या की साजिश रची जाती है। 11 फरवरी को 2023 को अशरफ से असद मिला था। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर, असद के साथ 8 लोग भी अशरफ से मिले थे। मुलाकात के लिए असद की आईडी का इस्तेमाल हुआ था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। पर उमेश की हत्या की साजिश रची जाती है और देखिए किस तरीके से ये जो माफिया है वो अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं। 11 फरवरी 2023 को अशरफ से असद मुलाकात करने पहुंचा। असद के साथ 8 लोग भी अशरफ से मिले थे। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। अतीक अहमद इस वक्त सवालों के घेरे में है, लेकिन इस वक्त अतीक टूट चुका है, बिखर चुका है, क्योंकि उसने अपने बेटे को खोया है। और जैसे ये खबर अतीक अहमद को लगती है, अतीक रोने लगता है, बेहोश हो जाता है और ये कहता है कि मुझे मेरी वजह से ऐसा हो रहा है और मैं ही इसका जिम्मेदार हूं। लेकिन अब परिवार को संभालो, अतीक अहमद का ये कहना। तो उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक के बेटे असद की मौत के बाद हत्याकांड में शहीद हुए कांस्टेबल राघवेंद्र के परिवार ने भी सीएम योगी का धन्यवाद किया है। योगी बाबा का धन्यवाद करेंगे। जो असद और गुलाम, जो उनका उमेश पाल का हत्याकांड में जो असद और गुलाम ने गोली चलाई थी, आज उन दोनों का ढेर हो गया है। इतने दिन के 1.5 महीने के अंदर हम योगी बाबा का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अतीक और अशरफ जो दोनों लोग इलाहाबाद में उनकी पेशी थी, वो लोग आए थे, उनके लिए भी सख्त कार्रवाई की जाए। जो लोग फरार हैं उनके लिए भी योगी बाबा की सख्त से सख्त कार्रवाई करें। योगी बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। जो गुलाम थे उन्होंने मेरे भाई पे 3 गोलियां बरसाई थी और जिन्होंने पूरी साजिश की थी, अशरफ और जो है अतीक ने, इन लोगों ने साजिश की थी। उन लोगों का यही जो परिणाम मिला है, इससे हम बहुत खुश हैं। और आगे भी योगी बाबा से हम विनती करेंगे कि जैसे इन लोगों को दिया अपनी सज़ा, वैसे ही आगे जो फरार है और जो जेल में हैं उनको भी अच्छे से अच्छी सज़ा मिले, ताकि हम लोगों को संतुष्टि हो सके और हमारे मृतक भाई जो कि शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिल सके। तो असद के साथ साथ देखिए शूटर गुलाम का भी एनकाउंटर हुआ, लेकिन परिवार वालों ने गुलाम का शव लेने से इनकार कर दिया। सुनिए। वो हमसे अलग भी है, वो ले आ सकती हैं तो हम उनको रोक भी नहीं सकते, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम नहीं लेंगे। तो आप लोग को इसके बारे में कोई भनक थी, कभी भी भनक लगी ऐसा कि वो लोगों से मिलता है? नहीं नहीं, ये हम बाहर निकलते थे कभी नहीं। बस ये इतना कि दरवाजा के पास कोई आया, खड़ा हुआ बोल लिया, जैसे उस दिन मीडिया वाले सब दरवाजे के पास बोले, बस वैसे ही बोल लेते थे। कभी हम बाहर निकलते नहीं कि हम बाहर की खबर लें। और ना ऐसा था, बीच से बहकाया गया है, चाहे जी बहकाए हो, हम किसको कर सकते हैं, नाम भी नहीं ले सकते कि कौन बहकाया, कौन ले गया इसको, लेकिन कोई ना कोई इसको बहका ले गया, बहुत बुरी तरह से बहका के ले गया। इसकी ज़िंदगी के साथ खेल खेल दिया और हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। जी मैं बिल्कुल समझता हूँ कि तो गुलाम की मां को आप सुन रहे थे, उनका साफ तौर से ये कहना है कि उसने अपनी ज़िंदगी के साथ खेल खेला है और हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। लेकिन आपको बता दें कि गुलाम के परिवार वालों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। अब बताया जा रहा है कि स्थानीय पुलिस ही जो आखिरी रीति रिवाज है, अंतिम जो हम ये कह सकते हैं लास्ट रिचुअल्स हैं, वही करेगी। लेकिन इसी बीच अतीक अहमद का बेटा असद, जिसका इनकाउंटर हुआ है, इसके शव को लेने के लिए अतीक का ससुर और असद का मौसा
दरअसल झांसी के लिए निकला था, लेकिन पुलिस ने एहतियात के तौर पर फैसला लिया कि झांसी में शव को नहीं सौंपा जाएगा। अब यूपी पुलिस ही दोनों शव को लेकर प्रयागराज पहुंचेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। हम किसी भी अपराधी को नहीं बख्शेंगे और अपराधियों के समर्थन में जो राजनीतिक दल खड़े हैं, प्रदेश की जनता ठीक से देख रही है और इनको कभी भी माफ प्रदेश की जनता नहीं करेगी। पश्चिम पुलिस कस्टडी रिमांड वो शुरू हो चुकी है, इन लोगों को अलग-अलग ये मामला अदालत का है और अदालत जो निर्णय देगी हम उसका पालन करेंगे और पुलिस की तफ्तीश जो सीआरपीसी के तहत हो रही है, पूरे मामले को एक तथ्य इकट्ठा करके चार्जशीट दाखिल करेंगे अदालत में। तो मामला अदालत का है और इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। हालांकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी एसटीएफ को बधाई भी दी थी और कहा था कि यूपी एसटीएफ टीम की हम ये कह सकते हैं बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन फिलहाल कुछ तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जब असद को ढेर किया गया एनकाउंटर के समय, वो तस्वीर भी सामने आई और इसके बाद आखिरी जिस तरीके से जो आखिरी हम ये कह सकते हैं कि तैयारियां जो चल रही हैं, वो भी जो कब्र खोदी जा रही है, कब्र अब तैयार है और यहां पे असद को दफनाया जाएगा। असद के एनकाउंटर के बाद अतीक और इसके साथ साथ अशरफ काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। कोर्टरूम के बाहर की जैसे ही ये तस्वीर सामने आती है, कोर्टरूम के अंदर की जैसे ये खबर अतीक को लगती है, अतीक मायूस हो जाता है, हताश हो जाता है। बताया जा रहा था कि वो बेहोश हो जाता है और ऐसे में ये कहता है अपने भाई से कि मेरे परिवार को संभालो। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि किस तरीके से अतीक अहमद का जो साम्राज्य उसने खड़ा किया था और अपने परिवार वालों को जिस तरीके से इस अपराध की दुनिया में धकेला था, आज उस दुनिया का अंत हो रहा है। एक बाप के लिए अगर हम मानवीय पहलू से देखें तो एक बाप के लिए उसके बेटे का जाना, इससे दुखद क्या हो सकता है कि जब उसको आखिरी वक्त भी उसका बाप ना देख पाए। लेकिन अतीक आज निराश रो रहा है, टूट गया है कि उसके बेटे को आखिरी बार उसे देखने दिया जाता। हालांकि शाइस्ता फरार चल रही है, हालात इस वक्त काफी ज्यादा खराब अतीक अहमद के लिए। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है अतीक अहमद। मेरा लड़का मर गया, दिमाग काम नहीं कर रहा है, अतीक अहमद का कहना है। अतीक ने ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं दिए, अशरफ भी ज्यादातर सवालों पर झल्लाया। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, 200 सवालों की लिस्ट तैयार की गई है और सवालों की फहरिस्त जो तैयार की गई है, अतीक अहमद को आज उसका सामना करना है। कल रात से लगातार ये पूछताछ की जा रही है जिसमें अतीक अहमद के से जुड़े हुए टेरर लिंक की खबर निकलकर सामने आई और इससे जुड़े भी सवाल अतीक अहमद से किए जा रहे हैं। लेकिन अतीक अहमद का ये कहना कि मेरा बेटा मर गया है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अशरफ भी ज्यादातर सवालों पर झल्लाया है। तो अतीक अहमद और अशरफ दोनों से प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में फिलहाल पूछताछ की जा रही है। 4 दिन की रिमांड पुलिस को यहां पर मिली।